हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 14 जुलाई 2025 और देख लेते हैं आज हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा कि क्लाइमेट नेगोशिएशंस को लेकर के जो रिपीटेडली UNFCCC की मीटिंग्स होती रहती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या अभी लेटेस्ट इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, समझेंगे पूरा डिटेल में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या अभी के टाइम पे ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो दोनों आर्टिकल्स में हम बहुत सारे सजेशंस को भी डिस्कस करेंगे इश्यूज के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है द UNFCCC प्रोसेस मस्ट बी रिफॉर्म्ड। इस आर्टिकल को आप GS पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि इंटरनेशनली क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए आपको पता है क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है जिसका खामियाजा हम भुगत भी रहे। इसको लेकर के UNFCCC की हर साल मीटिंग होती है, पर सच बात क्या है कि मीटिंग तो बहुत हो रही है बट आउटकम कुछ भी ग्राउंड पे दिखता नहीं है। इस वजह से UNFCCC जैसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी कन्वेंशंस लगातार अपनी क्रेडिबिलिटी खोती चली जा रही हैं, अपनी रिलेटिविटी है वो खत्म करती चली जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन तो होने ही चाहिए क्योंकि बातें बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। और सबसे बड़ा इशू जो है वो है कि डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा डैमेज किया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, बट यहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली बेयर नहीं कर रहे। वो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स लेकर के चलते हैं कि हाँ जी हम इतना पैसा एनुअली डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे, वो भी नहीं दे पा रहे। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है यहाँ पर वो डेवलप्ड कंट्रीज का जो ग्रुप है ना वो है। अब क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज तो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग वल्नरेबल हैं, पहले से इकोनॉमिकली वीकर हैं, और अब हम अगर इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर कहां हम एक इक्विटेबल सोसाइटी या इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर में स्टैब्लिश कर पाएंगे खुद को। तो ऐसे में वर्ल्ड ऑर्डर को सेटल करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज अपनी तरफ से बोलते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दी जाए डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, जिससे क्लीन एनर्जी पे हम रिलाई करके हमारा एडवांसमेंट इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से हमारे पास आनी चाहिए, जिससे कि जो खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि जब भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड कोई डिजास्टर आती है तो उसका सबसे ज्यादा खतरा होता है जो पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं उनको। तो ऐसे में यही चीज कंट्रीज पे भी अप्लाई होती है। तो आप क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर कर पा रहे हो क्या? जो एक्चुअल में मेन कल्प्रिट है वो क्या लोड बियर कर पा रहे हैं? उनका बिल्कुल नेग्लिजेंस वहां पर दिखाई पड़ रही है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर के टाइम पर भी पेरिस क्लाइमेट एक्शन जो था, एग्रीमेंट था, उसके तहत आप देखोगे कि यूएसए ने खुद को विड्रॉ कर लिया था कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई सच्चाई नहीं है, क्लाइमेट और नेचर अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर जो बाइडेन की एंट्री होती है तो अगेन फिर बाद में थोड़ा बहुत क्लाइमेट वाले जो नेगोशिएशंस थे वहां पर यूएसए की डायलॉग में पार्टिसिपेशन रीस्टार्ट हुई। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए हैं, तो ऐसे में अब मोर और लेस व्हाइट हाउस की तरफ से तो कोई पार्टिसिपेशन है नहीं, और क्लाइमेट से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं या फिर जो भी इंडेक्सेस हैं उनमें यूएसए सबसे पुअर परफॉर्म करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपना पार्टिसिपेशन दे या ना दे, पर भुगतना तो पड़ ही रहा है ना डेवलपिंग कंट्रीज को। तो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC की 30वीं मीटिंग होने वाली है ब्राजील में नवंबर में। तो ऐसे में वहां पर कुछ ऐसे चेंजेस ला दिए जाएं इस मीटिंग को लेकर के कि भाई कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो रहे। इस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत होती है उससे कम से कम कुछ विश्वास तो बंध सके, राइट। ब्राजील है ना, होस्ट कंट्री होने के नाते लगातार दूसरे कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि क्या हम चेंजेस ला सकते हैं COP30 में, जो कि ब्राजील होस्ट कर रहा है इसी साल। एक होस्ट के तौर पे एक जिम्मेदारी भरा कदम इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हर साल मिड ईयर एनुअल क्लाइमेट मीटिंग होती है और अब ऑर्गेनाइज हुई है जर्मनी के बॉन में। अब यहां पर बहुत सारे सजेशंस मांगे गए। जून में ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और जो भी पार्टिसिपेटिंग पार्टीज थी, चाहे फिर वो कंट्रीज हों या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ग्रुप, एक्टिविस्ट ग्रुप हैं वो, या एनजीओस, उनसे बोले कि आप लोग सजेशंस दो कि हमें UNFCCC की प्रोसीडिंग्स में या जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस है उनमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, जिससे कि हम इन डायलॉग्स की रेलेवेंस को बनाए रखें। नहीं तो दुनियादारी में इसके ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है, केवल और केवल इसको एक टाइम पास के तौर पे कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे आर्टिकल्स आपने, ऐसे ओपिनियंस आपने कई देखे होंगे और आपके भी दिमाग में आता होगा
कि यार 1992 से आप लोगों ने रियो अर्थ समिट से लेकर के अभी तक इतनी सारी मीटिंग्स कर दी, आउटकम क्यों नहीं दिख रहा ग्राउंड लेवल पे? क्यों डेवलप्ड कंट्रीज भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से? तो वहां पर फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस का एक तरीके से मखौल उड़ना शुरू हो जाता है। तो ब्राजील चाहता है कि भाई थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए, कोशिश की जाए। तो बोन की जो मीटिंग हुई उसमें किन किन बातों पर एग्रीमेंट दिखा या बातचीत हुई? एक तो ये कि जो लगातार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एक तो बोले उसको टैकल किया जाए, उसको समझा जाए। क्योंकि एक देश की वजह से दूसरे देश भुगत रहे हैं। मान लो डेवलप्ड कंट्रीज ने कुछ किया तो उसकी भुगतान आज के टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं, या जो स्मॉल एंड आइलैंड कंट्रीज है उनके द्वारा तो कुछ ज्यादा ही। वहीं पर एक अगर कहीं पर फ्लड्स आती है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं और उस फ्लड के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो ओवरऑल आप देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक मुद्दे पे। तो उस पे बोला प्रॉपर्ली टैकल अगर करना है फ्लड्स को, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है, या फिर कहीं और एस्पेक्ट भी है डेवलपमेंट के नाम पर आपने किस तरीके से हिली रीजन्स को डिस्टर्ब कर दिया है। वहां पर क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट को टैकल करने के लिए जो सॉइल पे पकड़ होनी चाहिए फॉरेस्ट एरिया की, वो कमजोर हमने कर दी डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को काट के। तो ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को शो करती है। इसके अलावा यूएनएफसीसीसी प्रोसेस को चेंज किया जाए, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव मैनर में काम किया जाए। भाई हो क्या रहा है, बात क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूशन उसका हो रहा है कि नहीं, ये इंश्योर हो। साथ ही साथ जो पीछे छूटे हुए देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, सब साथ मिलकर काम करें एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझते हुए, तब तो देखो इसकी रेलेवेंस बचेगी। ये बात ब्राजील ने क्लियर कर दी। और बॉन में जो ये मीटिंग हुई है मिड ईयर, तो उसमें भी ये बात हुई है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बातचीत जो हुई है उस बातचीत में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसको हम बोले कि अरे यार ये तो रेडिकल चेंज कर दिया, अपसाइड डाउन वाला काम कर दिया, अब की बार तो कुछ आउटकम दिखेगा। मोर और लेस वही चीजें रिपीट हुई है। एक तो जिस एजेंडा पे बात हो उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। ओवरलैपिंग जो इश्यूज है, जैसे कि एक कंट्री ने अपनी तरफ से सजेशन दे दिए, दूसरा कंट्री भी उसी पे अपना ओपिनियन दे रहा है, मोर और लेस सेम सा पॉइंट उठा करके, तो ऐसो को हटाया जाए। इसके अलावा जो फालतू के रेडंडेंट इश्यूज हो गए हैं जिनका आज कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उनको हटा दिया जाए। उनसे एडवांस जो आज रियलिटी है उसको कंसिडर करते हुए नेगोशिएशन टेबल पे कंट्रीज को बैठना चाहिए। अब इसमें क्या इश्यू आ रहा है कि जब कंट्रीज को अपना बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो एक तो क्या हो गया कि कंट्रीज का जो टाइम स्पैन है, हर एक कंट्री को अपना बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए ना, तो ऐसे में उसको टाइम लिमिट कर दी गई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हुई है कि यहां जो कंट्रीज की टीम जाती है, इंडिया की भी पूरी टीम जाती है, रिप्रेजेंटेटिव्स की, क्लाइमेट नेगोशिएशन जब भी होते हैं, बातचीत होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी की, तो वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को भी रिड्यूस किया है कि भाई एक लिमिटेड इंडिविजुअल्स आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। बट पॉइंट इज कि इन चीजों को लेकर के कोई कंसेंसस या फिर कहना कि कोई आउटकम हमें यहां पर देखता हुआ नहीं मिला। अब क्या है कि नवंबर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 मीटिंग होगी, उसमें देखते हैं कि और आगे क्या चीजें आती हैं। अब सवाल यह है क्या क्या रिफॉर्म्स की बात यहां पर हुई। तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि देखो यूएनएफसीसीसी के प्रोसेस में चेंज लाने की हमें जरूरत है, और ये चेंजेस को हम 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स के आधार पर देख सकते हैं। पहला पिलर कि डिसीजन मेकिंग में यूएनएफसीसीसी में ज्यादा ध्यान दिया जाता है सर्वसहमति पे, कंसेंसस पे। मतलब एक छोटा कंट्री हो या एक डेवलप्ड कंट्री हो या फिर एक आइलैंड कंट्री हो या एक डेवलपिंग कंट्री हो, कोई भी हो, सबका वोटिंग राइट सेम है। एक बंदे ने भी, एक कंट्री ने भी अगर ना कह दिया, इसका मतलब वो डिसीजन नहीं होगा। तो ऐसे में कोई डिसीजन लेना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यूएनएफसीसीसी की मीटिंग्स में। तो इसकी जगह क्या किया जाए कि मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग को अलाउ किया जाए कि 50% से ज्यादा वोटिंग एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग कंट्रीज में से 50% से ज्यादा कंट्रीज किसके फेवर में जा रहे हैं, या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ। कहने का मतलब ये कि ये सर्वसहमति में तो एक कंट्री भी मना कर दे तो वो वीटो की तरह काम कर जाता है, नेगेटिव वोट की तरह, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो हर एक कंट्री, 190 कंट्रीज की ये ग्रुपिंग है, तो सोचो ये कितना बड़ा चैलेंज है एक साथ 190 कंट्रीज को एक एक मुद्दे पे हां करवाना। तो वो चीजें हटा करके ये बात कह दी कि कंसेंसस की बजाय हमें मेजॉरिटी की तरफ जाना चाहिए, कि ज्यादातर कंट्रीज क्या चाहते हैं वो डिसीजन हो जाना चाहिए। ये वाकई में वेलकमिंग एक रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा देखा जाए दूसरा कि यूएनएफसीसीसी प्रोसेस में कंसेंसस वाली बात आ गई, तो यहां पर वही बात आ गई अगेन कि कोई रेडिकल चेंज अगर लाने की कोशिश की जाए तो सर्वसहमति के चक्कर में कुछ हो ही नहीं पाता है। क्लियर, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अच्छा, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है उनके द्वारा यह कहा गया कंट्रीज जो कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, यह बहुत अच्छा सजेशन दिया है। देखो आप
वो कंट्रीज जो कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, बोले उन कंट्रीज को मीटिंग से धीरे धीरे दूर करो। सीधी बात है, जैसे रिसेंटली दुबई में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई कॉप की, बाकू अजरबैजान में हुई। इन दोनों कंट्रीज की अगर बात करें तो इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है लार्जली फॉसिल फ्यूल पे। तो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट इकोनॉमीज क्या कभी चाहेंगी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई रेडिकल चेंजेस लाए जा सके, इंप्लीमेंट होने दिया जा सके? तो ऐसे कंट्रीज को या फिर ऐसी कंपनीज को जो कि लगातार अपनी डिसीजन मेकिंग के चलते या फिर कहें कि अपने इन्फ्लुएंस के चलते UNFCCC की मीटिंग्स में कोई डिसीजन ही नहीं आने देती हैं, तो इनको रखो दूर। ये वाकई में बहुत बढ़िया सजेशन दिया गया। पॉइंट इज कि इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा, बट ये सजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो लोग सीरियस ही नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्राउंड पे उनका कोई एक्शन ही नहीं दिखता, तो उनको क्यों डायलॉग में रख रहे हो? उनको साइड करो धीरे धीरे, उनको मार्जिनलाइज करने की जरूरत है। ये बात बोल दी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, बट सजेशन की हम बात करें। फिर इनके द्वारा ये जो सजेशंस आए इनमें कि जो कंपनियां फॉसिल फ्यूल कंपनियां, अगेन वही बात रिपीट हो रही है ना, इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल कंपनियां जो हैं उनके द्वारा उनके रिप्रेजेंटेशन को हमें लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनियां क्यों चाहेगी कि जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाला काम हो रहा है उन कंपनीज के द्वारा उस पर लगाम लगे, उस पर बैन लगे। तो इन कंपनियों को, ऐसे कंट्रीज को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको साइड करो। ब्राजील ने लीडरशिप का यहां पर रोल प्ले किया है। ब्राजील पूरी कोशिश कर रहा है कि UNFCCC के अंदर एक बार फिर से फेथ और कॉन्फिडेंस लाया जाए, कम से कम उन कंट्रीज का जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा खतरा झेल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड वल्नरेबल स्मॉल एंड आइलैंड नेशंस आ जाते हैं। ब्राजील लगातार रिफॉर्म्स के लिए कोशिश कर रहा है, कंसीडर कर रहा है कि भाई अब की बार जो मीटिंग मैं होस्ट करूं, हम होस्ट करें, उनमें चेंजेस ऐसे आए जो कि आने वाले समय के लिए कुछ फ्रूटफुल आउटकम्स हमें दे सके। ब्राजील ने कहा कि हमें जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडाज हैं उन पे काम करना होगा। ओवरलैपिंग थीम्स है, मतलब अलग अलग कंट्रीज के द्वारा मोर और लेस एक मुद्दे को अलग अलग भाषाओं में बोला जा रहा है, उनको तो जल्दी से अटेंशन देनी जरूरी है। इसके अलावा शेड्यूल कंस्ट्रेंट्स कि भाई किसी कंट्री के ऊपर बोलने का जो अधिकार है उसको दिया जाए, उसकी बातें ना रोकी जाए, है ना। और जो बैरियर्स हैं जिसके चलते एक प्रॉपर नेगोशिएशन होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उन पे काम नहीं हो रहा है, तो फिर ये मीटिंग ही रह जाएगी। वही बात, मीटिंग करते रहिए अलवा मीटिंग। हाँ, चलिए, इसके अलावा मेन स्ट्रीम करनी जरूरी है क्लाइमेट कॉन्वर्सेशंस को, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये कितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह पे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को एकदम सेंट्रल थीम पे लेकर के आओ, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट में अगर कोई सबसे बड़ा हर्डल अब क्रिएट हो सकता है तो वो है क्लाइमेट चेंज, जो कि दिख भी रहा है दुनियादारी में। तो मल्टीलेटरल फोरम्स में यहां पर इस चीज पर हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। इसके अलावा UNFCCC की बात करें तो जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उस इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए एक एडिशनल बॉडी क्रिएट कर दी जाए। ये भी बात यहां पर हो रही है कि डिसीजन ले लिए जाते हैं, पर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन पर भी मॉनिटरिंग हो, एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश कर दी जाए। ब्राजील 30 आइटम्स को लिस्ट कर चुका है, बाकी दूसरे कंट्रीज के साथ एंगेज करते हुए कि हम इन 30 मुद्दों पर तो जरूर से अच्छे से बात करेंगे। अब देखो, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरा झेल रही हैं, और उनको खतरा सबसे बड़ा आता है पैसे की कमी की वजह से। जैसा कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताऊं, 2009 में जो कोपेनहेगन है ना, डेनमार्क, वहां पर मीटिंग होती है UNFCCC की, है ना। उस मीटिंग में ये डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि हम $100 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, पर सच्चाई क्या है कि अभी तक 100 बिलियन एनुअली, हर साल $100 बिलियन कुछ भी नहीं दिया गया। फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट होता है, उसमें भी आप देखोगे कि आर्टिकल 9 में ये प्रोविजन दिया है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सटेंड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। उसको भी आगे देखा गया तो ये जो 2009 में $100 बिलियन की कमिटमेंट ली थी ना, उसको अब और आगे एक्सटेंड करते हुए 2025 तक लेकर के आ गए, और अब और ज्यादा अच्छी लॉलीपॉप की गोली दी जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। क्या कहा जा रहा है कि जी हम डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, इससे भी बड़ी देंगे, $330 बिलियन की असिस्टेंस देंगे, पर देंगे कब? एनुअली $330 बिलियन 2035 से। इस तरीके से ये डेफर से डेफर आगे से आगे एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, और कुल मिलाकर ढाक के 3 पार्ट, आउटकम
एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी डिस्करेजिंग हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अभी देखा जाए तो ज्यादा भी नहीं तो हर साल ये जो बिलियंस की बात कर रहे हैं इससे काम कुछ नहीं होने वाली, यहां पर जरूरत है तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की है हर साल, जबकि 330 ने 30 कमिटमेंट बोला है 2035 से हम 300 बिलियन दे देंगे। क्या काम होगा भाई, कहां ट्रिलियंस की रिक्वायरमेंट है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये जो बॉन की मिड एनुअल मीटिंग हुई है ना, इसमें यही चीज निकल करके आ रही है कि अगेन डेवलप्ड वर्ल्ड अपने कमिटमेंट से बिल्कुल मुकरता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, तो इनकंक्लूसिव रही है ये मीटिंग। COP30 में एक बार फिर से ब्राजील में जो मीटिंग होगी एनुअल मीटिंग, उसमें एक बार फिर से मुद्दे उठेंगे। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, रिफॉर्म्स जो लाने चाहिए वो हमने डिस्कस किए, बट पॉइंट इज कि जिस तरीके से ब्राजील सीरियसनेस शो कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई उसके फाइनल डिक्लेरेशन में भी क्लाइमेट फाइनेंस पर जोर दिया गया है। कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने कमिटमेंट्स को फुल्ली डिलीवर करे, पर वही बात है कि नेगोशिएशंस को कितना ज्यादा वो सीरियसली लेते हैं। अमेरिका ने तो पल्ला झाड़ ही रखा है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये सिनेरियो है। नेक्स्ट है द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, हर साल हमारे देश में लाखों ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज से हो, आईटीआई से हो या कोई स्किल प्रोग्राम लेकर के आगे निकल जाए। पर उनको सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि उनके पास डिग्री होती है पर उस डिग्री के बेसिस पे उनको जॉब नहीं मिल पाती, प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमें यहां पर जरूरी है कि जो लोग भी पास आउट होकर के आ रहे हैं उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिलाएं, उसके साथ में हमें काम करना होगा। वो कैसे हो सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ प्रॉपरली लिंक किया जाए, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ में हम एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दें, तो इससे कितना बेनिफिट हो सकता है उन यंगस्टर्स का। प्लेसमेंट के बेसिस पर कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई इंडिविजुअल पास आउट हो रहा है और वो जॉब कैपेबल बन के निकल रहे हैं, जॉब लेने की क्षमता रखे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी ज्यादा है, तो उन इंस्टीट्यूशन को अकॉर्डिंगली रैंक देने पे काम करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, हमारे यहां पर अगर एम्प्लॉयमेंट को देखना है तो दो तरीके से देखते हैं, एक तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब सिंपल है कि वो नौकरियां, वो जॉब्स जहां पर आपका एक डेली रूटीन होता है, छुट्टियां रेगुलर रूटीन मिलती हैं, आपके पास में प्रॉपर रेगुलेशन, गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको फॉलो किए जाते हैं, खुद की रूल बुक होती है। और वहीं पर इनफॉर्मल में क्या है कि जी आपको काम करने के लिए टाइम पे तो पहुंचना है, बट छुट्टी कब होगी कोई गारंटी नहीं है। आप जब छुट्टी लोगे तो उस टाइम पर आपका जो मालिक है वो आपको छुट्टी देगा कि नहीं देगा, कोई वहां पर रूल रेगुलेशन नहीं है, तो वो इनफॉर्मल हो गया। तो ऐसे में हमारे यहां पर ईपीएफ, आपको पता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को सेटल करने में। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि जब ओल्ड एज में कोई पहुंच जाता है तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे में ईपीएफओ का जो अमाउंट होता है या ईपीएफओ में जो एनरोल्ड होते हैं वो इंडिविजुअल्स मोर और लेस ज्यादा सिक्योर होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी कंपनी की तरफ से या फिर जो एम्प्लॉयर उनकी तरफ से कुछ ना कुछ असिस्टेंस मिल जाती है। बट पॉइंट इज कि यहां पर हमें कुछ लूप होल्स को एनकाउंटर करना पड़ रहा है, उनको हम देखते हैं। देखो, 7 करोड़ मेंबर्स, अभी देखें तो 7 करोड़ मेंबर्स ईपीएफओ में अपना अकाउंट खुला के चल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है ईपीएफओ। ठीक है, और ये वैल्यूएबल इंडिकेटर भी है कि हमारे देश में ज्यादातर कितने लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में चल रहे हैं। फॉर्मल का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ईपीएफओ में अभी 2019 के बाद में अगर एनरोलमेंट की बात करें तो रीसेंट टाइम में एक ट्रेंड अपटिक देखने को मिला। पहले तो देखो रिड्यूस गया था एकदम से 2019 के बाद में पेंडेमिक की वजह से, है ना, हैंड टू माउथ हालत हो गए थे। फिर उसके बाद में अब धीरे धीरे 2025 का जो समय है इसमें लगातार ईपीएफओ में एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एनकरेज कर रही है एम्प्लॉयर्स को कि भाई कुछ तुम कंट्रीब्यूट करो, कुछ हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कम से कम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम सोशली सिक्योर तो करें। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ वो सिस्टम जहां पर एक इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज से चल रहा है, बीमारी से ग्रसित है, डिसेबल्ड है, तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाए। तो इस तरीके से ईपीएफओ में का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है सोशल सिक्योरिटी नेट या सिस्टम की हम बात करें तो। ईपीएफओ में एनरोलमेंट की संख्या कोविड के बाद में डिक्लाइन कर गई, पर मार्च 2025 से अभी देखें तो इसमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि फॉर्मल सेगमेंट में जो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ रहा है।
ठीक है, धीरे धीरे जो लोग ग्रेजुएट करके बाहर निकल रहे हैं वो अभी नई जॉब्स ले रहे हैं और नए एनरोलमेंट के बेसिस पर ईपीएफओ में अपना एनरोलमेंट भी करा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है वैसे देखी जाए तो। और इसमें ज्यादातर कौन है, 18 से 25 एज ग्रुप के, और उसमें भी मेजर चंक 18 से 21 का जो ग्रुप है वो, जो कि 18 से 22% तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब जस्ट ग्रेजुएटेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो मोर और लेस फॉर्मल सेगमेंट में जा रहे हैं, ईपीएफओ में अपना एनरोलमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। तो ये एक सिग्नल है कि हम हमारी इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। यहां पर हमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने की जरूरत है जॉब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चलो ठीक है फॉर्मल सेक्टर में कोई चला भी गया तो उसकी जॉब कितनी स्टेबल है, कितना वो फाइनेंशियली सिक्योर है। क्या केवल नौकरी लेने के टाइम पे तो बड़ा अच्छा काम हुआ, पर कंपनी कब बंद हो जाए, नौकरी कब हाथ से निकल जाए, वो भी तो रिस्क है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने की भी जरूरत है। अगर हम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जो कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ने मिलकर रिलीज किया, इसमें बताया कि इंडिया में 83% इंडिविजुअल्स या 83% इंडिविजुअल जो कि एम्प्लॉय एक तरीके से लेबर फोर्स का पार्ट है, उसमें से 83% इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का पार्ट है। अब आप सोचो, बेरोजगारी का आलम कम नहीं है। अब आप बोलोगे कि अभी तो हमने देखा ईपीएफओ में तो फिगर बढ़ रहा है, इधर आप उल्टा बोल रहे हो। देखो पॉपुलेशन फिगर इतना ज्यादा है कि ऐसे में कुछ परसेंट का भी अगर पार्टिसिपेशन राइज हो जाता तो यूं लगता है कि यार प्लस तो है, बट सच्चाई क्या है कि उस प्लस में कमी है। अभी हमें और एडिशनल एफर्ट डालने की जरूरत है। तो ऐसे में हमें अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल का जो शेयर है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पर्टिकुलरली कब, जब वो हाईली एजुकेटेड हो गया हो, जब वो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ले, मतलब पढ़ा लिखा बेरोजगार ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, और वो पिछले 20 सालों में 2 दशकों में जस्ट डबल हो गया फिगर। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद में नौकरियां नहीं मिल रही। सिग्नल सिंपल है कि पढ़ाई लिखाई जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। इसका मतलब हमें एजुकेशनल सिस्टम पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़ा कारण बन रही है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से देखें तो इंडिया का आधा यूथ जॉब रेडी, मतलब आप कहो कि मतलब बहुत आधा यूथ ही जॉब रेडी हो पा रहा है, रिमेनिंग तो हो ही नहीं पा रहा। मतलब लाखों की संख्या में लोग ग्रेजुएशन लेकर के पास आउट हो रहे हैं, बट उनके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो नौकरी ले सकें। हर 2 में से एक बंदा डिजिटली और प्रोफेशनली स्किल प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में उसका असर फिर इकोनॉमी पे पड़ता है, इंडिविजुअल की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे पड़ता है। रही सही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो ये भी नौकरियां खाने वाला ही काम करने वाला है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, क्योंकि एआई की वजह से एक आदमी कोई 100 आदमी 50 आदमियों का काम अकेला करके दे देता है। तो वो चीजें फिर बाद में अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा दे सकती हैं। हमें अगर सही समय पर रीस्किलिंग और अपस्किलिंग एफर्ट करने में कोई कमी छोड़ दी ना हमने, तो मान के चलो उसका फिर बाद में खामियाजा बड़ा लंबा पड़ेगा। आज हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हमारे यहां पर बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 इसी के हिसाब से देखें तो अभी भी 90% जो एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। उनकी ना रेगुलर सैलरी है, ना रेगुलर जॉब है, ना टाइम पे छुट्टी मिलती है, ना उनके पास में और फैसिलिटीज है। हर चीज जो है विल पे करना पड़ेगा, मजबूरी है। आज के टाइम पर जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेगमेंट में जा भी रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, फ्रीलांसिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर चल रहा है, तो जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। ऐसे में सोशल वेलफेयर, जैसे मैंने बताया, हेल्थ, एजुकेशन, ओल्ड एज सर्विसेज, या फिर हम कहें कि सिकनेस और डिसेबिलिटी के टाइम पर सपोर्ट, उन चीज़ों पर फिर हम यहाँ पर पीछे हुए कि नहीं। अगर स्टेबिलिटी इन जॉब ही नहीं रहा तो उस पर काम करना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज टेक्निकल स्किल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। कैसे? जो यंग इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हैं उनमें 75% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको बेसिक डिजिटल टास्क जैसे कि मेल सेंड करना है, अटैच करना है डॉक्यूमेंट, वो ही नहीं आता। 60% के लगभग ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको सिंपल फाइल ऑपरेशन कॉपी पेस्ट करना ही नहीं आता। 90% ऐसे हैं जो फंडामेंटल स्प्रेडशीट के, आप कह सकते हो कि कोई एक्सेल शीट पे आप काम कर रहे हो, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो नहीं आता। तो ये सिचुएशन हमारे लिए चैलेंजिंग बन रही है। ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। उसमें हमें बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है। समय के साथ हो तो रहा है ऑटोमेटिकली माहौल में परिवर्तन, पर हमें भी हमारे ग्रेजुएट्स को जो एम्प्लॉयबिलिटी हमें क्रिएट करनी है उस पर काम करना जरूरी हो जाता है।
इस रिपोर्ट के आधार पर 2030 तक लगभग 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। मतलब एग्जिस्टिंग जॉब्स का अगर हम परसेंट निकालें तो 14% आने वाले 5 सालों में ऐड होगा। और वहीं दूसरी तरफ 92 मिलियन एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो डिस्प्लेस होंगी, क्योंकि एआई का इनका यूज होने वाला है। स्ट्रक्चरल चेंज आते रहते हैं इकोनॉमी में, नए तरीके से नए काम होते हैं, तो ऐसे में 92 मिलियन एग्जिस्टिंग जॉब भी लॉस होंगी। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो आप नेट निकाल लो दोनों का, तो लगभग 78 मिलियन जॉब्स आपके आने वाले 5 सालों में क्रिएट होगी। दैट मींस एग्जिस्टिंग जॉब्स में आपको 7% का इंक्रीमेंट दिखेगा। अब यहां पर जरूरत है कि जॉब जो बढ़ेंगी उनको हम फुलफिल करने के लिए एक स्किलफुल लेबर फोर्स भी डेवलप करें। तो जो गैप है ना, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई एजुकेशन और एक इंडस्ट्रीज के द्वारा रिक्वायर्ड स्टेटस ऑफ स्किल, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हमें प्रॉपर्ली फिल करना जरूरी हो जाता है। इंडिया आज उस क्रॉस रोड, उस चौराहे पर खड़ा है जहां से अपॉर्चुनिटीज और क्राइसिस दोनों एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। तो पॉलिसी बेसिस भी गवर्नमेंट लेवल पे काम करना होगा, हमें रीस्किलिंग इनिशिएटिव्स को और ज्यादा एक्सपेंड करना होगा। आज मिलियंस, लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, तो उनको नौकरी मिले इसके लिए हमें काम करना होगा। या तो वो नौकरी देने लायक बन जाए या फिर नौकरी लेने लायक बने, ऐसे नहीं कि फालतू बैठे हैं। तो हमें एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लिटरेसी पर इन्वेस्ट करना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब आप इंडिविजुअल्स को ऐसी ट्रेनिंग्स दो जिससे कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें, नॉलेज गेन कर सके और उसको फिर एग्जीक्यूट कर सके जॉब के टाइम पर। इन चीजों पर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या किया जाए? नंबर 1, हमें इंडस्ट्री और एकेडमिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करना होगा। इससे क्या होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बीच का जो गैप है वो फुलफिल हो सके। और इसमें हमें ज्यादा ध्यान दोगा फॉर्मल पार्टनरशिप पे। अगर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टॉप लेवल पे हायर एजुकेशन दे रहे हैं, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाल दी जाए कि आपको कम से कम एक इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ तो एंगेज करना होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि वहां पर प्लेसमेंट का स्कोप भी, जॉब मतलब जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगेगी इतने में तो आपके हाथ में जॉब होगी, या फिर कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जिसके बेसिस पे आप अपना कोई स्टार्टअप भी लॉन्च कर सके। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना जरूरी है कि भाई आपके यहां से नौकरियां जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ही बढ़िया आपको रैंकिंग मिलेगी। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे यूजीसी का इनका अप्रूवल मिलता है ना यूनिवर्सिटीज को इनको, तो वैसे ही एक्रेडिटेशन सिस्टम ऐसा तैयार किया जाए जो कि जॉब प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करके चले रैंकिंग के टाइम पर। इसके साथ साथ में जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर आइडिया लैब्स और टिंकर लैब्स, जहां पर एक इंडिविजुअल अपने एक्सपेरिमेंट कर सके, उनको एक्सप्लोर करके देख सके कि हाँ रियल लाइफ में कहां इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं, उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए हाई स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ह्यूमैनिटीज को, फॉरेन लैंग्वेज को, सॉफ्ट स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल का मतलब एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, या फिर आप कह सकते हो कि एक लैंग्वेज पे कमांड है, कितना स्मार्टली आप चीजों को डेवलप करवा, मतलब लोगों के साथ एंगेज करते हुए इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, वो चीजें सिखाना मैंडेटरी कर दो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तीसरा, नेशनल बॉर्डर्स के बाहर भी आप सोचो, आज वेस्टर्न दुनिया की बात करें तो वहां पर लोग बूढ़े हो रहे हैं, उन लोगों को चाहिए स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर। तो हम क्यों ना इंटरनेशनली एंगेज करें, और इस पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम भी कर रही है, जो कि किस थीम पे बेसिस है? एनहांसिंग द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, कि इंडिया में स्किल लेबर तैयार की जाए और फिर उसको एम्प्लॉयबल बना करके आउट ऑफ इंडिया, और वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे, फॉरेन लैंग्वेज को इनको सिखा करके, जिससे कि वो बाहर जाके इजीली काम कर सके, जैसे जर्मनी में करना चाहे, फ्रांस में करना चाहे। ऐसे इस चीज के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज लिंक फॉर स्किल प्रोजेक्ट, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट करके हमारे यंगस्टर्स को आउट ऑफ इंडिया भेज करके और फिर उनको जॉब दिलाएं, और फिर वहां से फिर रेमिटेंस आएगा, वो इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट दे जाएगा। फोर्थ, कि हमें यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना होगा हमारे एजुकेशनल सर्विसेज में। क्या किया जाए? आईएएस जिस तरीके से होती है ना, वैसे ही हमें इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज लॉन्च कर देनी चाहिए, जहां पर एजुकेशन सेक्टर में भी इंडिविजुअल जो एक्सपर्ट्स है ना, जो बेस्ट माइंड है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर क्या है, फिर एजुकेशन में टाइमली काम किया जा सके। तो ये भी बहुत इनोवेटिव आइडिया। और फाइनली हमें एजुकेशनल सिस्टम को इस तरीके से ओपन अप करना है कि वो इंडस्ट्रीज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपने अंदर इंडक्ट करे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एक इंडिविजुअल जब इंडस्ट्री में काम करके और अपनी किसी कॉलेज में जाके पढ़ाएगा, तो वो डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को वहां पर स्टूडेंट्स के साथ में एक तरीके से शेयर करेगा। तो थ्योरी और एप्लीकेशन का जो गैप है
वो वहां पर ब्रिज करना पॉसिबल हो जाएगा, जो कि अभी के टाइम पे बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ये दो आर्टिकल्स थे, एक तो क्लाइमेट नेगोशिएशंस में रिफॉर्म, और दूसरा हमें एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को कैसे चेंज किया जा सकता है। दोनों अच्छे आर्टिकल्स थे। वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।